एक जंगल में दो भाई रहा करते थे, सोनू और मोनू। सोनू बेचारा बहुत गरीब था। वो अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर रहा था। सोनू पूरे दिन अपने बर्तन की दुकान पर बैठता और वहाँ से जो थोड़े बहुत बर्तन बिकते उससे ही अपने परिवार का गुजारा करता। वहीं दूसरी तरफ सोनू का भाई मोनू बहुत ज्यादा चालाक और होशियार था। मोनू ने चालाकी से सोनू का सारा हिस्सा हड़प लिया था, जिसकी वजह से मोनू आज बहुत अमीर था। परंतु वे आज भी अपने भाई सोनू से बहुत जलता था। फिर एक दिन मोनू सोनू की दुकान पर आता है। अरे कैसे हो मेरे भाई? अभी तक वही बर्तन के काम में लगे हुए हो? अरे भैया आप आइए, बैठिए ना। ऐसे अचानक मेरी दुकान पर सब कुछ ठीक तो है ना भैया? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। हमें क्या होगा? मैं तो बड़ा भाई होने के नाते तुझे देखने आया था कि तू ठीक है या फिर नहीं। नहीं नहीं भैया, मैं और मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे भाई सोनू, क्या किया तूने? एक बर्तन की दुकान खोलकर अपनी पूरी जिंदगी इन बर्तनों में लगा दी। ना कि तू मेरी तरह अमीर हो पाया और ना ही अपने परिवार को अच्छे से रख पाया। भैया भले ही मैं अमीर नहीं हूँ और भले से इस बर्तन की दुकान से मैं बहुत कम आमदनी करता हूँ, परंतु मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। अरे ये भी कोई खुशी हुई? ना घर में खाने के लिए ठीक तरह से भोजन हो और ना ही जंगल में इज्जत हो। भैया ये आप क्या कह रहे हो? देखो सोनू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बस इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसी हालत में देखकर मुझे तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ तुम भी एक अच्छी जिंदगी गुजारो। तुम्हारा जो वो खटारा सा घर है उसे तुम बेचकर कोई अच्छा कारोबार शुरू करो। भैया मेरे पास तो बस वो एक घर ही है, अगर उसे भी बेच दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा? अरे तुम्हारा भाई है ना, मैं किस दिन काम आऊंगा? मेरा घर पूरा खाली पड़ा है। मैं तो तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम मेरे साथ आके रहो। भैया परंतु वो खटारा घर आखिर कौन लेगा मुझसे? इस बात की तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर मैं बिकवा दूंगा। बस आज शाम को अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर मेरे घर पर आ जाना। अपने बड़े भाई की बात सुनकर बेचारा सोनू काफी चिंतित हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। घर जाकर सोनू अपनी पत्नी मीनू चिड़िया से सारी बातें करता है। सोनू हमारे पास बस ये घर ही तो है, अगर हम इसको भी बेच देंगे तो हम क्या करेंगे? भैया ने मुझसे कहा है हम उनके पास जाकर रहेंगे और इस घर को बेचकर हम कोई बड़ा कारोबार करेंगे और अपनी जिंदगी को सुधार लेंगे। सोनू पता नहीं, मुझे फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम चिंता मत करो मीनू चिड़िया, हमारा वो घर भैया अच्छे दामों में बिकवा देंगे और हमारा कारोबार भी फिर बहुत चलेगा। फिर क्या था, सोनू का परिवार अपने बड़े भाई मोनू के घर पर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में वे मोनू के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे ये इन भिखारियों के परिवार को तुमने अपने घर में क्यों बुलाया है? मैं इन्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगी, निकालो इन्हें मेरे घर से बाहर। अरे अरे कमला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कुछ सोच समझ कर ही इन्हें इस घर में लेकर आया हूँ। तुम बस खामोशी से बैठकर तमाशा देखना। देखो मोनू, तुम जो भी कर रहे हो करते रहो, परंतु मैं ज्यादा देर तक इन सबको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं खुद इन्हें धक्के मार के अपने घर से निकाल दूंगी। अच्छा बाबा, निकाल देना, परंतु अभी जरा हल्का बोलो, कहीं वो सुन ना ले। मोनू चिड़ा सोनू चिड़े का वे घर एक पक्षी को अच्छे दामों में बेच देता है और उस घर के सारे पैसे अपने पास रख लेता है। भैया क्या हुआ? मेरा वो मकान बिका या नहीं? मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। भाभी को हमारा रहना यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तुमने मुझे कौन से पैसे दिए हैं? भैया वो जो आपने कहा था कि मेरा मकान बेचकर मुझे पैसे देंगे, वही वाले पैसे आप मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। जिस पक्षी को मैंने तुम्हारा मकान बेचा था उसने पैसे तो दिए ही नहीं, उल्टा मकान पर कब्जा और कर लिया। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, इसीलिए मैं उनसे अब पैसे भी वसूल नहीं कर सकता। अरे भैया ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो? ऐसे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मेरे पास तो उस मकान के अलावा कुछ है भी नहीं जो मैं कुछ कर कर अपने परिवार का गुजारा कर लूं।
अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। और मेरी एक और बात कान खोल के सुन लो, मेरी पत्नी को तुम सबका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि यहाँ से खुद ही चले जाओ, नहीं तो मेरी पत्नी को अगर गुस्सा आ गया तो वो तो तुम्हें मार मार के यहाँ से निकालेगी। सोनू को अपने भाई का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परंतु वे बेचारा क्या कर सकता था। वह अपने पूरे परिवार को लेकर उदास होकर जंगल में चला जाता है। अभी वे सभी जंगल में उदास होकर बैठे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ी कौवी आती है। बेटा, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। अगर तुम मुझे कुछ पानी पिला सको तो तुम्हारा बहुत भला होगा। तभी सोनू चिड़ा अपने पानी वाली मटके में से उस कौवी को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, परंतु इस जंगल में ऐसे क्या कर रहे हो? माँ जी, अब क्या बताऊँ आपको, मेरे बड़े भाई ने मुझे धोखा दे दिया और इस जंगल में लाकर छोड़ दिया। तुमने मेरी बड़ी मदद की है बेटा, और मैं किसी की मदद ऐसे ही नहीं लेती। मैं तुझे उपहार के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। तभी वे बूढ़ी कौवी अपना पोटला खोलती है और उसमें से एक चमकती हुई कढ़ाई निकालती है। ये लो मेरे बच्चों, इस कढ़ाई को आज यहीं जमीन में गाड़ देना और फिर कल देखना तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। सोनू चिड़े को बात कुछ समझ नहीं आती, परंतु फिर भी वे उस कढ़ाई को वहीं जमीन में गाड़ देता है। उस रात वे सभी डरते डरते उसी जंगल में सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही वो सब देखते हैं कि वे कढ़ाई बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और उस कढ़ाई में एक सुंदर सा घर बना हुआ है। साथ ही एक पेड़ पर बहुत सारे बर्तन लगे हुए हैं। सोनू, वो माँ जी कोई आम पक्षी नहीं थी। उन्होंने जो कढ़ाई हमें दी थी वो मायावी थी। देखो उसके जादू से यहाँ पर क्या क्या बन गया। मीनू चिड़िया, चलो हमें हमारा घर तो मिल गया। फिर वे सभी उस घर में आराम से रहने लगते हैं और सोनू चिड़ा उस पेड़ से बर्तन तोड़ तोड़ कर अपनी दुकान पर बेचा करता था। अब सोनू चिड़े के बर्तन भी पक्षी बहुत ज्यादा खरीदने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता सोनू चिड़े के हालात बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, परंतु ये बात मोनू चिड़े को बहुत बुरी लग रही थी। अरे, मैं इसके साथ जितना भी बुरा कर लूं, आखिर में आकर इसके साथ अच्छा हो ही जाता है। ना जाने कैसे ये इतना अमीर हो गया और इसके हालात इतने अच्छे हो गए। अब तो इससे जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं इसे मार दूंगा मैं इसे, और मेरी जान छूट जाएगी। मोनू चिड़ा अपने छोटे भाई से बहुत जलता था और फिर गुस्से में वे सोनू चिड़े को मारने के लिए निकल जाता है। परंतु जैसे ही मोनू चिड़ा सोनू चिड़े को मारने के लिए घर में घुसता है, एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर आके गिरता है और मोनू चिड़े की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, मारने वाले से बड़ा तो बचाने वाला होता है। भाई, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और तुम्हें बहुत प्यार दिया, परंतु तुमने मुझे कभी अपना छोटा भाई नहीं माना। तुमने मुझे हमेशा सिर्फ तकलीफें दी हैं, परंतु आज देखो तुम खुद कितनी तकलीफ में हो। ऐसे मोनू चिड़े की मृत्यु हो जाती है और सोनू चिड़े का पूरा परिवार हमेशा के लिए उसी घर में रहने लगता है। उल्टापुर नाम का एक जंगल था जहाँ के सभी पेड़ पौधे उल्टे थे, यहाँ तक कि वहाँ के घर भी उल्टे ही हुआ करते थे। फिर एक दिन ये खबर मीनू चिड़िया तक पहुँचती है और मीनू चिड़िया ऐसा अजूबा जंगल देखने के लिए खुद उस जंगल पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? जैसा सुना था ये जंगल तो बिल्कुल वैसा ही है। सारे पेड़ पौधे उल्टे, यहाँ तक के यहाँ के तो घर भी उल्टे हैं। परंतु ये सब कुछ संभव कैसे है? तभी मीनू चिड़िया वहाँ के एक पक्षी को रोकती है और उससे पूछती है, अरे भैया, एक बात तो बताओ, ये इस जंगल में सारे पेड़ पौधे और घर उल्टे क्यों हैं? मुझे तो ये सब कुछ देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा।
देखो चिड़िया, जब मैं इस जंगल में आया था तो तब मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु रहते रहते मुझे इस जंगल की आदत हो गई। अब तो मुझे ये उल्टे पेड़ पौधे भी सीधे पेड़ पौधे लगते हैं। और अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना है तो तुम तोते महाराज से मिल सकती हो, उन्हें शायद इस बारे में और कुछ पता हो। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तोते महाराज से ही पूछती हूँ कि आखिर इस जंगल का राज क्या है। ये जंगल ऐसे उल्टा कैसे हो गया? हाँ जाओ, तुम उनसे सब कुछ पूछ लो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। परंतु तुम मुझे ये तो बताओ कि तोते महाराज मुझे इस जंगल में कहाँ मिलेंगे? अरे हाँ, इस जंगल में एक घना सीधा पेड़ है। बस इस पूरे जंगल में वही एक पेड़ है जो सीधा है। वहीं पर तोते महाराज तुम्हें मिल जाएंगे। अरे वाह, तब तो तोते महाराज को ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया तोते महाराज को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया उस सीधे पेड़ के पास आ जाती है। तोते महाराज भी वहीं पर होते हैं। तोते महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल के सारे पेड़ पौधे उल्टे क्यों हैं? यहाँ तक कि यहाँ के घर भी उल्टे हैं और सिर्फ ये पेड़ सीधा क्यों है? अरे परंतु तुम कौन से जंगल की हो और तुम्हें ये सब कुछ क्यों जानना है? तोते महाराज, मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ इस जंगल की बहुत बातें होती थी। मैंने सुना था कि ये जंगल पूरा का पूरा उल्टा है, परंतु जब मैंने खुद आकर देखा तो वाकई में इस जंगल की तो हर चीज उल्टी है और मैं बहुत ज्यादा हैरत में थी। अब मेरी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है कि मैं ये जानूं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। देखो मीनू चिड़िया, मैं पूरी बात तो नहीं जानता हूँ, परंतु जितना मैं जानता हूँ मुझे ये पता है कि इस जंगल में एक समय पहले एक साधु हुआ करते थे। वो इसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे, परंतु इस जंगल के पक्षियों ने किसी वजह से उनकी तपस्या भंग कर दी और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और शायद उन्होंने इस जंगल को श्राप दे दिया और तभी से ये जंगल ऐसा उल्टा हो गया है। परंतु तोते महाराज, साधु ने इस जंगल को श्राप क्यों दिया? और अगर दिया भी है तो इस श्राप को कैसे हटा सकते हैं? देखो चिड़िया, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, परंतु अगर तुम इस बारे में जांच करना चाहती हो तो इस जंगल में एक लाइब्रेरी है, तुम वहां जाकर इस बारे में और जांच कर सकती हो। ठीक है तोते महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से उस जंगल की लाइब्रेरी में जाती है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थीं, परंतु वहाँ की किताबों की लिखाई एकदम उल्टी थी। अरे बाप रे, इस जंगल की तो किताबों की लिखाई भी एकदम उल्टी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इन्हें कैसे पढूं। तभी मीनू चिड़िया को एक ऐसी किताब नजर आती है जो उन सब किताबों में सबसे अलग लग रही थी। फिर मीनू चिड़िया उस किताब को उठाकर जैसे ही पढ़ने लगती है, वो देखती है, अरे इस किताब की लिखाई तो बिल्कुल सीधी है और मुझे सब कुछ समझ भी आ रहा है। चलो इस किताब को ही पढ़कर देखती हूँ, क्या पता मुझे कुछ पता चल जाए। फिर मीनू चिड़िया उस किताब को पढ़ने लगती है। उसमें उस जंगल की कहानी लिखी थी। बहुत सालों पहले की बात है। उस जंगल में एक साधु जी रहा करते थे, जो उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर ध्यान करते थे। तब उस जंगल का नाम सीतापुर हुआ करता था और साधु जी सभी पक्षियों को अच्छी बातें सिखाया करते थे। उसी जंगल में मायावी अंगूरों का एक खेत था, जहाँ अंगूरों की बहुत सारी बेलें थीं। दिन भर बहुत सारे पक्षी वहाँ से अंगूर तोड़ तोड़ कर खाया करते थे। एक दिन साधु जी जंगल के सभी पक्षियों को बुलाते हैं। पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुम मायावी अंगूरों को रोज रोज खाते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो अंगूर मायावी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, परंतु वो भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। जंगल के तुम दूसरे फल खाओ। रात के समय जादुई परियां उस मायावी अंगूरों के खेत में आती हैं। वो उनका भोजन है, उन्हें ही खाने दो। अरे अभी कुछ ही समय पहले तो ये साधु इस जंगल में आया है और ये हम पर हुक्म चलाने लगा। ये चाहता है कि हम इसकी बात माने और जैसा ये कहता है वैसा ही करते रहें।
हाँ कालू, हम इस साधु की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम तो वो स्वादिष्ट अंगूर खाते ही रहेंगे, भले ही हमें कुछ भी बोले। जंगल के पक्षी साधु की एक भी नहीं सुनते और वैसे ही वो मायावी अंगूर खाते रहते हैं। उस समय जब परियां वहाँ पर आती थी तो उनके लिए भोजन कम पड़ जाता था और बेचारी परियां भूखी ही रह जाती थीं। फिर एक रात कालू कौवा एक शरारत करता है। वो उस खेत में आकर एक परी को चुपके से पकड़ लेता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब इस परी को ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। अरे वाह, मुझे तो बहुत पैसे मिलेंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। परंतु वे परी उसी समय वहाँ से गायब हो जाती है और वे साधु के पास पहुँचती है। जादुई परी साधु से शिकायत करती है कि पक्षी उनका सारा भोजन खा जाते हैं और आज तो एक पक्षी ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश भी की। ये सब कुछ सुनकर साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख पक्षी, मैंने मना किया था कि ये सब कुछ करना बंद कर दें, परंतु ये मान नहीं रहे। अब अपनी गलती की सजा ये सब खुद भुगतेंगे। मैं श्राप देता हूँ कि इस जंगल की एक एक चीज आज से उल्टी हो जाएगी और इस जंगल का नाम भी आज से सीधपुर नहीं बल्कि उल्टापुर होगा। और ये जब तक होगा जब तक इस जंगल में कोई नेक पक्षी आकर मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथ से भोजन बनाकर नहीं खिला देता। अरे बाप रे, तो ये सब हुआ था इस जंगल के साथ, तभी तो ये जंगल एकदम उल्टा हो गया। मुझे तोते महाराज से बात करनी होगी और ये सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे लगता है मैं ही वो नेक पक्षी हूँ, क्योंकि जब से मैं इस जंगल में आई हूँ मुझे इन सब पर बहुत तरस आ रहा है। फिर मीनू चिड़िया तोते महाराज के पास पहुँचती है और उन्हें सब कुछ बताती है। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें लगता है कि वो नेक पक्षी तुम ही हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही 100 संतों को बुलाता हूँ और तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर सभी संतों को खिला दो। अगर तुम्हारे कारण हमारा जंगल ठीक हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। फिर अगले ही दिन तोते महाराज 100 संतों को वहाँ बुला लेते हैं और मीनू चिड़िया एक एक कर सभी को खाना खिला देती है। हम सभी आशा करते हैं कि आपका जंगल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और श्राप मुक्त हो जाए। ऐसा होने के अगले ही दिन बाद जंगल में सब चीजें एकदम सीधी हो जाती हैं और सभी ठीक हो जाता है। सभी पक्षी और मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुम्हारे ही कारण हमारा जंगल श्राप मुक्त हुआ है और सब कुछ ठीक हुआ है। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तोते महाराज, मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो और ये जंगल दोबारा किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं मीनू चिड़िया, हम सब वादा करते हैं कि आज से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे जंगल पर जरा भी खतरा आए। मीनू चिड़िया के कारण ही उस उल्टापुर जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसी दिन से उस जंगल का नाम भी सीतापुर जंगल हो जाता है और सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक किसान के पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी, परंतु वे किसान बहुत जालिम था। वे उस गाय को बहुत मारता था। पूरा दिन उस गाय का दूध निकालता रहता था और फिर भी उस गाय को बहुत मारा करता था। बेचारी गाय अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये किस जन्म के पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो मुझे इतना जालिम मालिक मिला है। मैं इसको कितना दूध देती हूँ फिर भी ये मेरी फिक्र नहीं करता। मुझे इतना कम भोजन देता है, ऊपर से मुझे इतना जोर जोर से मारता है। मुझे बहुत दर्द होता है। परंतु गाय ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब वो ऐसी जिंदगी और नहीं गुजारेगी। बस मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं अब इस किसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपना पूरा जोर लगाकर आज ही रस्सी तोड़ दूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर गाय ऐसा ही करती है। गाय अपना पूरा जोर लगाती है और आखिरकार वे
ही जाती है। गाय किसान के पास से भाग जाती है। भागते भागते गाय घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी जमीन पर पड़ा हुआ एक नोकीला कांटा गाय के पैर में घुस जाता है और बेचारी गाय जख्मी होकर गिर जाती है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये इतना नोकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया। मेरा तो खून भी निकल रहा है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। बेचारी मासूम गाय बहुत तकलीफ में थी, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। परंतु तभी मीनू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। मीनू चिड़िया उस बेचारी गाय को देख लेती है। अरे बाप रे, ये इस बेचारी गाय को आखिर क्या हुआ है? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? लगता है ये जख्मी हो गई है। मुझे इसकी अभी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उस गाय के पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया है। मेरी मदद करो चिड़िया। गाय दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी बुलबुल वैद को बुला कर लाती हूँ। वो आपकी टांग को देखकर टांग की पट्टी कर देंगी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। मीनू चिड़िया बुलबुल वैद को बुला कर लाती है। बुलबुल वैद गाय की टांग देखती है और उस पर फौरन से पट्टी कर देती है। मीनू चिड़िया, बुलबुल वैद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो मुझे बहुत जोर की चोट लग गई थी। परंतु गाय दीदी, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रही थी जो आपको कांटा लग गया और आपको दिखा भी नहीं? मीनू चिड़िया, मेरा मालिक एक किसान है, परंतु वे किसान बहुत जालिम है। वे दिन भर मेरा दूध निकालता है और मुझे खाने को भी नहीं देता, उल्टा मुझे मारता भी है। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको छोड़कर मैं जंगल में भाग जाऊंगी। जब मैं भाग रही थी तो ना जाने कहां से ये कांटा मेरे पैर में घुस गया और मैं जख्मी हो गई। आपने बिल्कुल सही किया गाय दीदी, आपको ऐसे जालिम किसान के साथ नहीं रहना चाहिए था। हाँ मीनू चिड़िया, परंतु मुझे लगता है कि वो किसान मुझे ढूंढता हुआ जंगल में जरूर आएगा। गाय दीदी, चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। वो किसान आपको ढूंढता हुआ आएगा, पर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरे साथ ही रहिएगा। फिर भी प्यारी सी गाय मीनू चिड़िया के साथ चली जाती है और मीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे ही रहने लगती है। अरे वाह रे, इस मीनू चिड़िया की तो इस गाय से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हमेशा ये दोनों साथ ही नजर आते हैं। मीनू चिड़िया बहुत चालाक है, हमेशा सबको अपना दोस्त बनाकर उनसे फायदा उठाती है। वहीं दूसरी तरफ वे किसान अपनी गाय को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था, परंतु किसान को अपनी गाय कहीं नहीं मिल रही थी। अरे ना जाने ये नासपिटी गाय मेरी रस्सी तोड़कर कहाँ भाग गई। 2 दिन से ग्राहक मेरे घर पर आ रहे हैं, परंतु मैं उन्हें दूध नहीं बेच पा रहा हूँ। इस गाय को एक बार ढूंढ लूँ, फिर इसे ऐसा मारूंगा कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी उस किसान को वे कालू कौवा मिलता है। अरे कौवे, तुमने क्या मेरी गाय को यहाँ आसपास देखा है? वो सफेद और काले रंग की है। अच्छा, वो सफेद और काले रंग वाली गाय? हाँ हाँ, मैंने देखा है। मुझे पता है तुम्हारी गाय कहाँ है। अच्छा, तुम्हें पता है? तो फिर बताओ मेरी गाय कहाँ है? अरे ऐसे कैसे बता दूं? इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम मुझे अपने खेत से बहुत सारे गंदम के दाने मुफ्त में दोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गाय कहाँ है। अरे बाप रे, इंसान तो इंसान, आजकल तो पक्षी भी व्यापारियों की तरह सोचने लगे हैं। हाँ ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें गंदम के दाने दे दूंगा, परंतु अभी मुझे बताओ कि मेरी गाय कहाँ है। अच्छा ठीक है, इस जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है, उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। तुम वहीं जाना, तुम्हारी गाय वहीं रह रही है। बुलबुल भी कालू कौवे और किसान की सारी बातें सुन रही थी। वे उस किसान से पहले उड़ती हुई मीनू चिड़िया तक पहुंच जाती है और मीनू चिड़िया को सारी बात बता देती है। गाय दीदी जल्दी से चलिए यहाँ से, नहीं तो आपका मालिक किसान आता ही होगा। वो आपको पकड़कर ले जाएगा और फिर आपको बहुत मारेगा।
हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे उस किसान के पास नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो जल्दी से यहाँ से कहीं और चलते हैं, इससे पहले कि वो किसान यहाँ पर आ जाए। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और वो प्यारी सी गाय वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। कुछ समय में जब किसान पूरे जंगल में बरगद का पेड़ ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँचता है, तो ना उसे वहाँ मीनू चिड़िया मिलती है, ना ही उसकी गाय। किसान को अब कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख पक्षी, मुझे बेवकूफ बनाया, एक इंसान को बेवकूफ बनाया, उल्टा मुझसे गंदम के दाने भी मांग रहा था, मुझसे झूठ बोला। अब देखो मैं इस कालू कौवे के साथ क्या करता हूँ। फिर वो किसान गुस्से में कालू कौवे के पास पहुँचता है। अरे क्या हुआ किसान, मिल गई ना तुम्हारी गाय? अब चलो मुझे गंदम के दाने दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे मेरी गाय मिली है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गंदम के दाने देता हूँ। फिर कालू कौवा किसान के साथ साथ उसके घर की तरफ जा रहा होता है, परंतु घर पहुँचते ही किसान कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। आया बड़ा मुझसे गंदम के दाने लेने वाला, एक तो मुझसे झूठ बोला, ऊपर से गंदम के दाने भी मांग रहा है। अब जिंदगी भर तो इस पिंजरे में कैद रहेगा। कालू कौवे को अपनी लालच की सजा मिल चुकी थी और वहीं वे गाय मीनू चिड़िया के साथ अब हंसी खुशी रहने लगती है। रानी रानी, मैं जा रहा हूँ काम पर और तुम घर का ध्यान रखना और पीछे से अपने किसी सहेली को बुला मत लेना। कालू जाओ जाओ, तुम तो मुझे हर बार की तरह यही ताना देते हो कि तुम्हारे चाहते ही मैं अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती हूँ, और अगर बुलाती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? रानी, बुरी बात तो कोई भी नहीं है, परंतु तुम जो अपनी सहेलियों को बुलाकर ये किट्टी पार्टी करती हो ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बस करो कालू, तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते और मेरे जीवन में जो जरा से खुशी के पल हैं तुम उन्हें भी छीनना चाहते हो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुमसे बहस करना बेकार है। चलो मैं जा रहा हूँ काम पर। ऐसा कहकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवे का अपना मकई का खेत था जहाँ वे काम किया करता था। अरे वाह, मेरी मकई की फसल तो पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, परंतु मैं भी शातिर कालू कौवा हूँ, एक कच्ची व्यापारी। जब सभी पक्षियों के पास उनकी मकई खत्म हो जाएगी, तब मैं अपनी मकई को ज्यादा दाम करके पक्षियों को बेचूंगा। कालू कौवा मकई का व्यापार करता था। वह चाहता था कि उसकी मकई ज्यादा से ज्यादा दामों में बिके, परंतु रानी कौवी को किट्टी पार्टी करना बहुत पसंद थी। कालू मुझे कुछ भी कहते रहे, मैं तो अपनी किटी पार्टी नहीं रोकूंगी, अपनी सहेलियों से मिलती रहूंगी और किटी पार्टी भी करती रहूंगी। अब इससे पहले कि मेरी ये मकई की फसल पक्षियों की नजर में आ जाए, उससे पहले ही ये सारी की सारी मकई मैं अपने घर में ले जाकर रख देता हूँ। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वे एक गाड़ी पर सारी मकई लाद कर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये सारी की सारी मकई तुमने घर में लाकर क्यों रख दी? रानी, तुम तो जानती हो कि अभी सभी पक्षियों के पास मकई ही मकई है। अगर अभी मैं अपनी मकई बेचूंगा तो ये बहुत कम दाम पर बिकेगी, इसीलिए इन्हें मैं अपने घर में छुपा रहा हूँ। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई बेचूंगा ज्यादा दामों पर। अरे वाह कालू, तुम तो व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा होशियार हो। हाँ, ये तो है, कालू कौवा व्यापारी कौवा है। और अब तुम देखना रानी, इस मकई को बेचकर मैं कितने पैसे कमाता हूँ। कालू कौवा रोज की तरह काम पर चला जाता था और रानी कौवी अपनी सहेलियों को बुलाकर किटी पार्टी करती थी। परंतु फिर एक दिन रानी कौवी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया किटी पार्टी के लिए और मेरे घर में तो खाने के लिए जरा सा भोजन भी नहीं है।
अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कहां से भोजन लेकर आऊं? और तभी रानी कौवी की नजर वहां पर पड़ी मकई की बोरियों पर पड़ती है। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब एक काम करती हूँ, इन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर ही सभी सहेलियों को खिला देती हूँ। फिर क्या था, रानी कौवी ऐसा ही करती है। वह उस बोरी में से जरा सी मकई निकाल कर कुछ पॉपकॉर्न बना लेती है। फिर रानी कौवी बड़े ही मजे से अपनी सभी सहेलियों को वे पॉपकॉर्न खिलाती है। अरे वाह रानी कौवी, ये पॉपकॉर्न तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल ताजी मकई से बनाए गए हैं। हाँ, मैंने पॉपकॉर्न एकदम ताजी मकई से बनाए हैं। मेरे कालू का अपना मकई का खेत है, वहीं से हम मकई तोड़ कर लाते हैं। अरे वाह रानी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो ये पॉपकॉर्न इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब आप रोज ही हमें ऐसे पॉपकॉर्न बनाकर खिलाइएगा। रानी कौवी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद थी और वे चिड़िया से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, कालू कौवा रोज काम पर चला जाता था और पीछे से रानी कौवी अपनी तमाम सहेलियों को जमा कर कर किटी पार्टी देती थी और सभी को स्वादिष्ट पॉपकॉर्न खिलाती थी। ऐसे धीरे धीरे कर कर कालू कौवे की मकई की सारी बोरियां खत्म हो रही थीं। फिर एक दिन कालू कौवे को एक व्यापारी मिलता है। अरे भाई कालू कौवे, मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी ज्यादा मकई की बोरियां हैं। मैं तुमसे अच्छे दाम पे खरीदने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे वो मकई की बोरियां बेच दो। अरे तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे पास मकई की बोरियां हैं? हाँ, मेरे पास मकई की बोरियां हैं तो, परंतु मैं उन्हें अभी नहीं बेचना चाहता। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई की बोरियों के दाम बढ़ा कर बेचूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा शातिर व्यापारी हो। मैं तो तुम्हें हल्का फुल्का व्यापारी समझता था। ऐसा नहीं है दोस्त, कालू कौवा व्यापार में सबसे आगे है। कालू कौवा सोच रहा था कि उसकी मकई की बोरियां सलामत है, परंतु रानी कौवी रोज सभी को किटी पार्टी दे देकर अपनी मकई की बोरियां तो खत्म कर चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद जब जंगल के अंदर मकई खत्म हो जाती है तो मकई के दाम भी बढ़ जाते हैं और कालू कौवा सोचता है कि अपनी मकई बेचने का यही सही समय है। अरे वाह, यही सही समय है अपनी मकई बेचने का। पूरे जंगल में मकई की फसलें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं अपनी मकई आराम से अपने मुंह मांगे दामों पे बेच सकता हूँ। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर रानी के पास आता है और वे देखता है कि उसके घर में मकई की एक भी बोरी नहीं है। अरे रानी, ये मकई की सारी बोरियां कहाँ गई? मैंने तुम्हारे सामने घर में मकई की बोरियां लाकर रखी थी। कालू, घर में खाने के लिए जरा भी अच्छा भोजन नहीं होता और तुम तो जानते हो कि मैं रोज किटी पार्टी करती हूँ, इसीलिए रोज किटी पार्टी कर कर मैंने उन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर अपनी सहेलियों को खिला दिए और सारी की सारी मकई की बोरियां खत्म हो गयी। अरे क्या, अरे मूर्ख कौवी, तुमने ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और अपनी सहेलियों को उनके पॉपकॉर्न बनाकर खिला दिए। मैंने कितनी मेहनत से वो मकई लगाई थी। मैं तो अमीर होना चाहता था, पर तुमने मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। हाय रे, कैसी पत्नी मिली है मुझे। कालू, मैं क्या करूं? मुझे तो किटी पार्टी ही करनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए।